बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, वतन अजीज़ का हाल और मुस्तक़बिल माजी के आसेब में जकड़ा हुआ है। माजी की फसल काटे बगैर हाल और मुस्तक़बिल किसी तौर नहीं संवर सकता। नाजुक दौर और नाजुक मोड़ के उज़र और ढिकोसले पूरा सच बनकर मुंह चढ़ा रहे हैं। माजी के किसी भी दौर को उठा लें, असरे हाजिर पे हाजिर पर फिट बैठेगा। हालात कोई भी रुख इख्तियार कर जाएं, हुक्मरानी किसी के भी हत्थे लग जाए, माजी की सभी खराबियां कई इजाफों के साथ हाल और मुस्तक़बिल बर्बाद करती हैं। मगर मुल्क की बागडोर संभालने के दावेदार हालात की संगीनी से आंखें चुराते हुए अवाम को हरे बाग दिखाने में मसरूफ हैं। नाज़रीन, आज की बात यह है कि घर का बेदी लंका ढाए। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े हैं। कहते हैं जाती रंजिशों की वजह से PDM हुकूमत कामयाब न हुई। सवाल हमारा ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तकरीबन 18 माह इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा रहे, तब क्यों ना बोले। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आम इंतखाबात करीब, नून लीग ने कमर कस ली है, सियासी जोड़ तोड़ में तेजी आ गई है। सवाल ये है कि क्या नून लीग इत्तेहादियों के साथ मिलकर मैदान फतह कर पाएगी और नून लीग के लिए मखलूत हुकूमत का टास्क कितना कठिन होगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे इसराइल हमास का 4 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक सामने आया है। यरगमालियों की रिहाई पर मुआहिदा तय पाया है। लड़ाई में वक्फा हुआ। 50 इसराइली यरगमालियों के बदले 150 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। सवाल यह है कि इसराइल को मुस्तकिल जंगबंदी पर आमादा कौन करेगा। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सल्म साहब, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब और हमें ज्वाइन करेंगी बतूल राजपूत साहिबा। मैं आपसे आगाज़ करूंगी। नसीर वागा साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब खुलकर बोल रहे हैं, जब 18 माह वज़ीर ख़ारजा रहे और हुकूमत के मज़े लूटते रहे, तब क्यों ना बोले? देखें, अगर आप यही अपने पुराने प्रोग्राम निकाल के देख लें, मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये बात कहता रहा कि ये जो PDM का इस वक्त हुकूमत का एक सिलसिला चल रहा है, बहुत जल्द जब ये हुकूमत ख़त्म होगी तो उसके बाद बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने आएंगे। और जिसका आज जिसे कहते हैं ना, पहला जो एक पत्थर है वो बिलावल भुट्टो ने मारा है और उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि ये ज़ाती दुश्मनियों की वजह से हुकूमत नाकाम हुई है। अब वो ज़ाती दुश्मनियाँ भला कौन सी हैं? उन्होंने सीधा सीधा नून लीग की तरफ और शहबाज शरीफ और इस निज़ाम की तरफ इशारा किया है कि ये लोग अपने ज़ाती मकासद के लिए और अपने ज़ाती जो इनके इख्तलाफात थे उनको पूरा करते रहे हैं और उनकी ही रोशनी में ये सारा कुछ होता रहा है। ये अपने मसाइल हल करते रहे हैं, दूसरों से जो इन्होंने बदले लेने थे वो लेते रहे हैं, जिसकी वजह से जो असल ट्रैक था गवर्नमेंट का और हम कोई तरक्की ना कर सके, कौम के लिए कुछ ना कर सके, सिस्टम के लिए कोई बेहतरी ना कर सके, सियासी तौर पर कोई बेहतरी ना ला सके निज़ाम में, तो ये सारा मलबा आज बिलावल भुट्टो साहब ने हुकूमत पर डाल दिया, जबकि उस हुकूमत के वो खुद अहम तरीन वजीर रहे हैं। वो उस वक्त वजीर खारजा थे, ये कुछ छोटी वजारत नहीं थी। और उन्होंने एक बार भी इस चीज़ का उस वक्त उसको पॉइंट आउट नहीं किया कि हुकूमत के अंदर कौन से मसाइल हैं और कौन ज़ाती दुश्मनियाँ ले रहा है और कौन अपने ज़ाती मकासद हल कर रहा है। असल में उनका मकसद यही है जिसको वो अब सामने लेके आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इलेक्शन होना है और इलेक्शन के करीब जैसे जैसे ये हालात जाएंगे, बिलावल भुट्टो समेत बहुत सारे दूसरे लोग भी वो फैक्ट सामने लेके आएंगे जो उनके जहनों में हैं। अब वो फैक्ट्स हैं या नहीं ये बाद में पता चलेगा। अब वो सारा मलबा जो है वो PDM हुकूमत वो हमेशा नून लीग लेते हैं। वो खुद तो उसको अपनी हुकूमत का हिस्सा समझते ही नहीं है, जबकि वो वजीर खारजा थे। पूरे अरसे में वो जहाज़ लेकर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में घूमते रहे, उस वक़्त उनको कुछ नहीं नज़र आया। लेकिन अब उन्होंने मुस्लिम लीग नून और PDM हुकूमत पर बौछार कर दिया और पीछे भी वो बार बार कहते रहे कि जी हम बुजुर्गों से जान छुड़वाना चाहते हैं, बड़ी उम्र के सद्दान हैं, उनको निकाल के जो यंग जनरेशन है उसको सामने लाना चाहते हैं। अब ये इशारे उनके किधर हैं सब लोग समझते हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत बड़ी सीनियर लीडरशिप मौजूद है, बड़े बड़े कदावर लोग, बड़ी उम्र रसीदा लोग जिनके बड़ा तजर्बा है, जो बड़े सियासतदान हैं और उनकी ज़िंदगी जो है
वो सियासत में गुजरी है और अचानक बिलावल भुट्टो साहब ने एक ये नया मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया कि जी हम बुजुर्गों से जान छोड़ो, यानी उनको निकाल के यंग जनरेशन जो है उसको इलेक्शन में आना चाहिए, उसको सियासत में आना चाहिए। और इसके साथ साथ हैरान कुल बात तो ये है कि बहुत सारे लोग आज भी हमसे ये पूछते रहे कि ये खुद जो अभी मैंने कहा कि ये वजीर खारजा थे, तब तो इन्होंने कभी वजीर आजम को नहीं कहा, तब तो अवाम को कभी नहीं बताया, फिर उसी वक्त रेजिग्नेशन देते कहते जी मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। क्यों? जो मकसद था जिसलिए ये गवर्नमेंट आई थी वो तो पूरा नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो साहब ने आते ही देखा यहाँ सियासत दूसरी तरफ चल पड़ी। वागा साहब ने बात की है, वो यही कह रहे हैं कि बड़े आराम से सारा मलबा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो हुकूमत पर डाल रहे हैं। जब 18 माह खुद हुकूमत में थे, वजीर खारजा थे और बैरूनी दौरे कर रहे थे और हुकूमत के मजे लूट रहे थे, तो तब इन्हें सब कुछ याद क्यों नहीं आया? अब भी अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत की गलतियां गिनवाने बैठ गए। बिल्कुल सही है। 18 माह की या 16 माह की जितनी भी वो हुकूमत थी उसके दौरान जिस तरह अफरात ज़र में इजाफा हुआ, अफरात ज़र का मतलब होता है महंगाई में इजाफा हुआ, डॉलर 185 से 285 तक चला गया, बल्कि उससे भी आगे बढ़ गया। आज 285 है डॉलर का रेट, जिसके नतीजे में जो महंगाई वारद हुई इस कौम के ऊपर वो अपनी जगह के ऊपर है। अब उस एक तो ये गुस्सा है कि उसको ओन कैसे किया जाए। अभी तक सिर्फ PMLN है जिसने इसके ऊपर कोई तबर्रा नहीं किया, वरना बलूचिस्तान से, ANP से, JUI से सब ने 16 माह की उस हुकूमत को डिसोन किया। वो जो उसकी कारकर्दगी का जनाजा है उसको कंधा नहीं दिया जा सकता उनकी तरफ से। लेकिन बिलावल साहब का गुस्सा सवा है या डबल है, दोहरा है, दुगना है। उसकी वजह यह है कि इनके KPK के दौरे करने से पहले अरबाब फैमिली जो कि पीपल्स पार्टी से नस्लों से जुड़ी आ रही थी, उसने पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहा और PMLN में चली गई। और आज की खबर है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिनके घर में आके लाहौर में ठहरा करती थीं, मेरी मुराद सेनेटर गुलजार साहब से है, उनकी लेगेसी के हामिल सेनेटर वकार साहब जो थे उन्होंने भी PMLN ज्वाइन कर ली है। और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइन में हैं और उसमें से बेशतर लोग जो PMLN ज्वाइन करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक हैरत अंगेज़ तौर पे PTI से नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी से बताया जाता है, जो कि नवाज शरीफ साहब जब KP के दौरे के ऊपर जाएंगे तो वो उसे ज्वाइन करने का ऐलान करेंगे। तो ये दूसरा गुस्से की वजह है और इस गुस्से के अंदर ज़ाहिर है कि वो अपनी साबका इत्तेहादी, और मुझे ये कहने की इजाज़त दी जाए कि मुस्तकबिल की इत्तेहादी भी जो PMLN है उसको लताड़ते हुए पाए जाते हैं। दूसरी बात वही जो हम रोज़ाना कहते हैं और सलमान आबद साहब भी फरमाते हैं कि ये इलेक्शनरिंग का है, इसके अंदर जलसों की ज़ुबान बोली जाएगी और उन जलसों की ज़ुबान सियासी स्टंट हैं, इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें की जाएंगी और इलेक्शन के अगले दिन फिर ये शीरो शक्कर हो जाएंगी। सही है। सलमान आबिद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब तो एक तीर से दो शिकार करते दिखाई दे रहे हैं। पहले नून लीग थी उनके निशाने पर, अब मौलाना फजल रहमान को भी ले लिया है। चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जवाब दिया था जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि पुरानी तर्ज सियासत को तर्क कर देना चाहिए, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मौलाना फजल रहमान ने ये जवाब दिया था कि उनके आज की तकरीर से जो बच्चों वाला लबो लहजा था वो झलक रहा था। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि बुजुर्ग सियासतदान या तो घर चले जाएँ या फिर मदरसे चलाएँ। देखिए, पाकिस्तान की मजमूई सियासत को देखें तो वो तजादात के साथ, मुनाफकत के साथ, झूठ के साथ, जब सियासी जमातें इक़्तिदार में होती हैं तो उनका एक अंदाज़ होता है और जब हुकूमत में आकर इत्तेहादी जमातें बनती हैं तो एक और अंदाज़ होता है। जब यही सियासी जमातें जो हैं अपोजिशन में होती हैं तो उनका एक और अंदाज़ हो जाता है और जब यही जमातें इंतखाबात में जाती हैं तो फिर एक और तरीका इख्तियार कर लेती हैं। आप देखिए ना कितने तजादात हैं पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों के। कभी किससे इत्तेहाद, जिसको चोर डाकू कहते थे उससे इत्तेहाद कर लेते हैं, कभी किसी का पेट फाड़ना था फिर उससे इत्तेहाद हो जाता है, कभी माल रोड पे घसीटेंगे उनसे इत्तेहाद हो जाता है। मजहबी जमातों का हाल देखिए, वो कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे इत्तेहाद करती हैं और सिर्फ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद नहीं करती बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इत्तेहाद करती हैं और इस्टेब्लिशमेंट की दावत पे कभी किसके साथ और कभी किसके साथ और कभी किसके साथ खड़ी हो जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में सियासत हो, जमहूरियत हो, आइन हो, कानून हो, सियासी अखलाकियात हो, हमें उसके मयारात नज़र नहीं आते।
ये छोटी जमातें जितनी तेज़ी से इक़्तिदार की जमातों के करीब जाती हैं, इलेक्टेबल्स जितनी तेज़ी से इक़्तिदार में आने वाली जमातों के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी, कभी मुस्लिम लीग काफ, कभी PMLN, कभी PTI, फिर PMLN, ये एक सर्कस है जो हमारी सियासी जमातों का या सियासत में इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों का हमें नजर आता है। ये तो हलाला भी नहीं करते, हलाला भी नहीं करते और उस पर शर्मिंदा भी नहीं होते सर। वो कहते हैं कि हम नहीं बदले, ना हमने कोई यू टर्न लिया है, इक्तदार बदल जाता है, जब इक्तदार बदलेगा तो फिर हम भी बदलेंगे ना। तो ये जो रवैया हमने सियासी जमातों के अंदर पाया है, अब आप देखिए ना, जितने इलेक्टेबल्स इस वक्त PMLN में आना चाहते होंगे सबको ले लेंगे ना। और ये वो लोग हैं जो कल तक PMLN को गालियां निकाल रहे थे, जो PTI को गालियां निकाल रहे थे, जब PTI पर वक्त आया तो PTI ने भी सबको जो है ना शामिल किया। तो मेरा मतलब है कि इससे हम क्या साबित कर रहे हैं? इससे हम साबित ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत का और जमहूरियत का कोई असूल नहीं है, ये सिर्फ इक़्तिदार के खेल के गिर्द घूमती है, ताकत के खेल के गिर्द घूमती है। अभी इंतखाबी मुहिम चलेगी ना, कोई मंशूर पे गुफ्तगू नहीं होगी, कोई रेजोल्यूशन के ऊपर गुफ्तगू नहीं होगी, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस, इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस पे गुफ्तगू नहीं होगी। गुफ्तगू क्या होगी? बुशरा बीबी जो है वो और इमरान खान का स्कैंडल और उनके निजी मामलात, इमरान खान के PTI की तरफ से नवाज शरीफ चोर, डाकू, जरदारी चोर, डाकू, पीपल्स पार्टी की तरफ से कि सारा मलबा जो है वो PMLN के ऊपर डाल दें। तो इससे क्या हासिल करेंगे सर? फजलुर रहमान कल कह रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान दुश्मन है और वो यहूदो हनूद का एजेंट है। तो ये है हमारी पॉलिटिक्स, और इस सब से किसी सियासी जमात ने कोई सबक नहीं सीखा। कल अगर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की सियासत कर रहे थे तो आज के जो प्लेयर हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सियासत कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनको सहूलतकारी दे रहे हैं। तो इससे क्या हम निकालना चाहते हैं? मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि ये इलेक्शन जो है या इस तरह की जो पॉलिटिक्स है ये पाकिस्तान को किसी रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाएगी। ये तो क्राइसिस को और डीप कर रही है सर। वो जो आप एक जुमला कहते हैं ना, डीप स्टेट, हम उस तरह की चीज़ों के अंदर जा रहे हैं। हम अपने पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस को एक स्टेट क्राइसिस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हम अपने पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस को इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस के साथ रिलेट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस को रिलेट कर रहे हैं सिक्योरिटी क्राइसिस के साथ। आपके इदारे कहाँ फालियत के तौर पे काम कर रहे हैं? इदारों के अंदर जो पॉलिटिसाइजेशन हो चुकी है, इदारों के अंदर जो हमने सियासी भर्तियां कर दी हैं, वहाँ सियासी बुनियादों पर जब अपॉइंटमेंट्स होंगी, फैसले होंगे, तो उसका नतीजा यही कुछ निकलेगा ना जो आज पाकिस्तान की सियासत में हम देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बतूल, आपको क्या लगता है बिलावल भुट्टो साहब जो अब बोलना शुरू हुए हैं और इत्तेहादी हुकूमत जो उन्हीं की थी उसकी गलतियां गिनवानी शुरू कर दी हैं उन्होंने, ये पहले क्यों खामोश थे? देखिए, ये बात बिल्कुल है कि ये इलेक्शन लड़ाई का एक टैक्टिक्स भी हो सकता है और इससे पहले ये इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि जब अदम एतमाद के बाद पीपल्स पार्टी को ऑफर की जा रही थी PMLN की तरफ से कि वो आम वजारतें लें, वजारत खजाना लें और दीगर आम वजारतें लें, तो उन्होंने नहीं किया और उन्होंने सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी की इंटरनेशनल लेवल पर प्रोफाइलिंग के लिए वजारत खारजा ली। तो उस बात का बिल्कुल यही मतलब था कि परफॉर्मेंस का बर्डन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती, जो कि बहुत जीनियस आइडिया था पीपल्स पार्टी की तरफ से। और हम ये देखते हैं कि जो एतराज़ PMLN पे होता है, मीडियम की परफॉर्मेंस का, वो PMLN पे नहीं होता। ऑल्दो सारा डिसीजन मेकिंग पे इन्फ्लुएंस तो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन फिर भी उस पर उतना क्रिटिसिज्म नहीं होता जितना PMLN का था। और जहाँ तक आप ये बात कर रही है कि ये अब एक दूसरे को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की वो दूरअंदेशी थी जो उन्होंने ऑलरेडी पिछले साल जिस तरह से प्लान किया था उस तरह से कर रहे हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट PMLN की ज्यादा करीब है, तो वो चाहेंगे कि इलेक्शन के बाद उनको भी कुछ पोजीशन मिले। ठीक है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मैं आपके जानिब आऊँगी। बिलावल भुट्टो जरदारी से हैं कि ज़ाती रंजिशों की वजह से PDM हुकूमत जो है वो कामयाब नहीं हो सकी थी उस वक्त। तो फिर सवाल तो यही उठता है जो मैंने बाकी सबसे भी पूछा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करीबन 18 माह तो इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा रहे, तो तब क्यों खामोश रहे? तब वो हुकूमत में थे, पर कितनी सी बात है। क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने बात जो है वो कुज़े में बंद कर दी है। और सिद्दीकी साहब, जब कोई हुकूमत में होता है तो उसके कान, नाक, आंखें बंद होती हैं। शुक्र है आप इन्हीं अज़ाए रईस साहब यहाँ तक इत्तफा कर लिया है हमने। जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। जी मैं देखें, सीधी सी बात है और
जो है इस सवाल का जवाब तो जाहिर है कि वो दे सकते हैं अपना चेयरमैन बिलावल जो है वो पीपल्स पार्टी के। लेकिन बात सिंपल सी है और बात ये है कि अब है बिगल बजा है कि इक़्तिदार किसके पास जाएगा। अब इक़्तिदार की छीना झपटी जारी है और उस छीना झपटी के अंदर जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि जो 90s की पॉलिटिक्स थी उससे अलग होके और फिर जो है वो हम देखते हैं मुस्तकिल जो है वो एक पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को एक लेजिटिमेट ओपोनेंट कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बाय कॉलिंग देम कि जी वो कभी कहते हैं कि जी लाडला प्लस का इशू और फिर उसके बाद 18th अमेंडमेंट जो है वो उसके हवाले से कॉम्प्रोमाइजेस का इशू। तो पीपल्स पार्टी जो है बड़ी टेक्निकली और स्ट्रेटजी के साथ जो है वो अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और अब आप देखिए कि मीडिया में और सियासी जमातों के माबैन जो है वो इस मामले के ऊपर एक अब गुफ्तगू जो है वो मौजूए बहस है। बाकी जहाँ तक ये बात है अपना आबिद साहब जो बात कर रहे, सलमान आबिद साहब जो बात कर रहे थे, अब सियासत किस चीज़ का नाम है? देखें, सियासत या सियासी जमातें जो हैं वो इकट्ठी इसीलिए होती हैं कि वो इक़्तिदार के अंदर आ सकें। अच्छा, अब असूल की सियासत जो है वो किसने की है और कब की है, लेकिन जब भी असूल की सियासत होती है तो उस असूल की सियासत का फ़ायदा क्या होता है? अब सियासत ये है कि आप इक़्तिदार के अंदर आके ही अवाम के मसाइल जो हैं वो हल कर सकते हैं। और इक़्तिदार कैसे हासिल होगा? इक़्तिदार दरअसल कहाँ पर है? इक़्तिदार दरअसल ये इस्लामाबाद के नज़दीकी एक जगह है, वहाँ पर है। तो वो हमसाये में बिल्कुल। तो वो जो बाग है, बागबान जो हैं वो अब उसमें से खुशाचीनी करने के लिए आपको उस बाग में तो दाखिल होना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम जहाँ ये सारी चीज़ देखते हैं ना, वहाँ पे एक चीज़ ये भी देखते हैं कि बहरहाल जो कुछ भी होता रहा फिर किसी ना किसी तरह से जो है वो सियासी जमातों ही की जीत हुई है। अच्छा, अपना कयूम सिद्दीकी साहब, आप लगे हाथों हमें ये भी बता दें कि अगर पाबंदी नहीं लग गई तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज क्या हुआ है? आप मेरा ख्याल ट्वीट कर चुके हैं या करने वाले थे? जी, मैं ट्वीट कर चुका हूं और जो है वो इस हवाले से जो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ जो मेरे ख्याल में 4 बजे के करीब शुरू हुआ था और अब से कुछ देर पहले जो है वो ख़त्म हुआ। और वो इस बात पर नतीज हुआ है कि जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत के अंदर मुख्तलिफ माली ज़ाब्तियों के हवाले से शिकायत आई हैं, उन शिकायत पर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसकी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाए और आगे बढ़ाने के लिए एक डिटेल्ड शो कॉज नोटिस जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को दिया गया है। और इस शो कॉज नोटिस जो जारी हुआ है इसके अंदर भी बड़ी दिलचस्प तकसीम है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जैसे कि आपको पता है कि 5 जो है इसके अरकान होते हैं और इस वक्त जो इसकी हैयत है उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो इसके चेयरमैन हैं, सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाजुल एहसन, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम इरफान और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी जो हैं वो इसके रुकन हैं। तो हमारे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक 4-1 की अक्सरियत से ये शोकस नोटिस जारी हुआ है और शोकस नोटिस से इख्तलाफ करने वाले जज जो हैं वो हमारे ज़राए का ये दावा है कि वो जस्टिस इजाजुल एहसन हैं। पहले जो शोकस नोटिस जारी हुआ था या नोटिस जो जारी हुआ था वो 2-3 की अक्सरियत से हुआ था और उसमें 2 जज साहिबान ने, जिसमें इजाजुल एहसन और जस्टिस अमीर हैदर भट्टी साहब थे, उनकी ये राय थी कि मज़ीद जो है हमें इसको देखना चाहिए था। तो अब जो मज़ीद जो दरख्वास्त शिकायत कुनिंदगान की तरफ से मटेरियल फराहम किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसका जायज़ा लेने के बाद अब ये 4-1 की अक्सरियत हो गई है और जस्टिस अमीर भट्टी उन जज साहिबान में शामिल हैं जिन्होंने इस शोकॉज नोटिस को जारी करने की जो है वो हिमायत की है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ऊपर जो है वो 10 काउंट्स के ऊपर उनसे वजाहत तलब की गई है
और इसमें 14 दिन का वक्त होता है जुडिशल काउंसिल के रूल्स के मुताबिक, और वो वक्त उनको फराहम किया गया है कि 14 दिन में वो अपना जो वजाहत है, जो अपना डिफेंस है, वो पेश करें कि क्यों ना आपके खिलाफ जुडिशल मिसकॉन्डक्ट की कार्रवाई की जाए। इस दौरान रिजाइन भी हो सकता है? मेरा ख्याल है कि जो कार्रवाई है उसके अंदर जो इशारे हम समझते हैं कि वो मौका शायद फराहम किया गया था जब उनको इनिशियली शोकॉज किया गया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो है वो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अब वो सब लगता है हम सबको ना तौहीन अदालत के चक्कर में कहीं ना कहीं फिरा लगवाएंगे। चलें जी, बिल्कुल ठीक है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो खास तौर पर नून सियासत पर कुछ बात करते हैं। आम इंतखाबात करीब हैं और नून लीग इस वक्त खासी एक्टिव दिखाई दे रही है, फुर्तियाँ हैं, जोड़ तोड़ में तेज़ी दिखाई दे रही है। सवाल ये होगा कि क्या नून लीग इत्तेहादियों के साथ मैदान फतह कर पाएगी? इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में खासतौर पर नून लीग की सियासत के हवाले से बात कर रहे हैं। इंतखाबात करीब हैं और नून लीग ने कमर कस ली है, सियासी जोड़ तोड़ में तेजी है। सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है नून लीग के लिए मखलूत हुकूमत कितनी कठिन होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस वक्त PMLN के लिए हालात काफ़ी अच्छे हैं। हमारी दोस्त आसमा शराजी साहिबा ने पिछले कुछ अर्से पहले एक कॉलम लिखा था कि मुस्लिम लीग नून उम्मीद से है। अब वो उम्मीद से जो थी, अब आपने देखा कि माशाल्लाह बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पंजाब में जो कुछ हो रहा है, अभी जैसे रिजवान रज़ी साहब ने कहा KPK में कुछ हो रहा है, तो वो उम्मीद जो है वो बढ़ाई है और उनके जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है। और बकौल काडर साहब के कि हमारी तो बात भी तय हो गई है, तो बहुत सी चीज़ें तय हो गई हैं। तो इसलिए PMLN काफ़ी, जिसे कहते हैं, पॉजिटिव है और जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी PMLN की तरफ देख रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या 2/3 मेजॉरिटी से PMLN की हुकूमत बनेगी? ये तजर्बा माजी में हुआ था और हमने देखा कि उसका क्या नतीजा मिला। बज़ाहिर तो ये लगता है कि जो भी हुकूमत बनेगी, नवाज शरीफ साहब आएँ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, शहबाज शरीफ आएँ, जो भी हुकूमत बनेगी वो एक कोलिशन बेस्ड गवर्नमेंट होगी। और यही वजह है कि अभी आपने देखा कि MKM का और PMLN के साथ मामला, बाप पार्टी के लोगों का PMLN में शामिल होना और बाप पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद की बातें का सामने आना, इसी तरह से फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात में इस बात का अंदिया कि जनाब कोई बातचीत आगे बढ़ेगी, मिलकर स्ट्रेटजी बनाएंगे। इसी तरीके से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान भी बहुत सी बातें की जा रही हैं कि यहाँ पे सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। तो इसका मतलब है कि PM पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि PMLN को भी इस बात की रियलाइजेशन है कि हमें भी एक कोलिशन बेस्ड मॉडल के अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये कोलिशन बेस्ड मॉडल जो है, ये अगर चंद वोटों की बुनियाद के ऊपर खड़ा होता है और बहुत वाज़ेह अक्सरियत नहीं होती, तो इसका मतलब है जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके हाथ और पैर दोबारा बंधे होंगे और वो कोई बड़े फैसले, एग्रेसिव फैसले नहीं कर सकेगा और रिमोट कंट्रोल भी शायद उसके हाथ में नहीं होगा, किसी और के हाथ में होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो कोलिशन बेस्ड गवर्नमेंट्स हैं, इसका तजर्बा पाकिस्तान में जितना भी हुआ है, कोई इतने अच्छे तजर्बे तो नहीं हुए। अगरचे 2/3 मेजॉरिटी का तजर्बा भी अच्छी नहीं रहा, लेकिन जो बड़े फैसले हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट्स लेने की पोजीशन में नहीं होती। जब भी वो फैसला करने की कोशिश करती हैं तो ये ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, हुकूमत से निकलने की बातें शुरू हो जाती हैं, धमकियां देनी शुरू कर देती हैं, बार्गेन करना शुरू कर देते हैं, 100 रुकनी काबीना बननी शुरू हो जाती है, एडवाइज़र बनना शुरू हो जाते हैं, डेवलपमेंट फंड्स के नाम आ जाते हैं। तो हमारा तो ये जो मॉडल है, यही ऑपरेटिव मॉडल जो है, मुझे लगता है कि इसका पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन है कि हम इस तरह की चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी क्राइसिस हैं, पाकिस्तान की जो रीजनल सिक्योरिटीज़ के इशूज़ हैं, ये सारा कुछ जाहिर करता है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, भारत के साथ ताल्लुकात। और हमें अपनी इकॉनमी की सूरत हाल को देखें तो हमें लगता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए जिसके पास कोई बड़ा वाज़ेह मैंडेट हो, जो 5 साल के लिए आए और 5 साल उसके पास एक रोड मैप हो पॉलिटिक्स का, उसके पास इकॉनमी का हो, सिक्योरिटी का हो, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो। अभी हम कहते हैं जी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करें, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स होनी चाहिए, FBR की रिफॉर्म्स होनी चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए। अब आप मुझे बता दीजिए, कमज़ोर हुकूमतें जो हैं क्या ये काम कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती, ना कर सकेंगी। तो इसलिए जब तक वाज़ेह मैंडेट के साथ हुकूमतें नहीं आएंगी और उनके अंदर एक बाहमी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकेंगी। नवाज शरीफ साहब ने तो कहा है कि वो इस दफ़ा जो है सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। वो हर दफ़ा जब आते हैं वो यही कहते हैं कि वो सबके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो जाती है या एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई उनके साथ हो जाती है, तो सारा मामला ठुस हो जाता है। तो आप देखते हैं कि अगर PMLN की हुकूमत आ रही है तो PMLN किस तरीके से हुकूमत करती है, कितनी उनको अक्सरियत मिलती है, कितनी उनके पास मेजॉरिटी आती है, पंजाब उनको मिलता है तो किस शक्ल में मिलता है,
क्योंकि यहाँ तो अलीम खान भी चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपने आप को बड़ा प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि किस किस्म का मॉडल जो है, ऑपरेटिव मॉडल जो है वो हुकूमतों का सामने आता है, और उसी के नतीजे की बुनियाद पे हम ये अखज़ कर सकेंगे कि ये जो आने वाली हुकूमत है इसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने संगीन हैं, ये इतनी आसानी से रिजॉल्व होने वाले नहीं है कि एक गवर्नमेंट आएगी और वो आके जो है ना कुछ जादू तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश करेगी, वो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, जिस तरह से भी सलमान आबिद साहब ने बात की है कि थर्ड मेजोरिटी वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो करके देख लिया गया है, अब वो दोबारा से नहीं होगा, और अगर कोई भी जमात आती है तो वो 2/3 मेजोरिटी के साथ नहीं आएगी हुकूमत में, मखलूत हुकूमत ही बनेगी। तो ये कितना बड़ा टास्क होगा, स्पेशली अगर देखा जाए जिस तरह से हवाएं बता रही हैं कि नून लीग के हक में है सारी चीज़ें, तो नून लीग के लिए कितना मुश्किल होगा मखलूत हुकूमत? देखिए, अभी जो है हाल ही की बात है, अभी हम पीछे मुड़ के देखें तो दोनों हुकूमतें मखलूत थीं जो 2018 के इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आई। एक 3 साल चली और दूसरी ज़ाहिर है पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी और उसके अंदर पीडीएम की जमातें थीं, और वो सारी इलेक्शन से पहले तक, जब तक वो हुकूमत के अंदर थी, तो वो बड़ा एक कोऑर्डिनेटेड जो है वो एफर्ट थी और चल रही थी। मखलूत हुकूमतें जाहिर है कि एक रिस्क के ऊपर तो खड़ी होती हैं, लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा बेहतर भी शायद होती हैं, और वो ये इसलिए होती हैं कि किसी एक जो डेमोक्रेटिक जो डिस्पेंसेशन होती है उसके अंदर के मेजॉरिटी का ये मतलब नहीं है कि आप माइनॉरिटी जो है उसको ओवररूल कर दें या उसको बाईपास कर दें और उसको जो है वो आप बिल्कुल दरखौर इतना ही ना समझें। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इवन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो अगर इस मुल्क के अंदर कंसेंसस के साथ 18वीं आईनी तरमीम हो सकती है, तो उसके बाद आने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो मेच्योरिटी जो माजी के तजर्बात के बाद सामने आई है, तो मखलूत हुकूमतें जो हैं वो चलती रही हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उसमें फिर देखना ये आगे पड़ेगा कि किस किस्म के माशी हालात को कैसे लेके आगे जाया जा सकता है। तो वो मेरा ख्याल है कि अगर चाहे मखलूत हुकूमत हो या एक सिंपल मेजॉरिटी रखने वाली कोई एक हुकूमत हो, उन दोनों के पास कोई ऐसा चारा नहीं होगा कि वो IMF की शराइत को माने बगैर पाकिस्तान की माशी हालत जो है वो उसको बेहतर बना सके। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नसीर वाघा साहब, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हर कीमत पर हम अक्सरियती हुकूमत बनाएंगे और शहबाज शरीफ पंजाब और नवाज शरीफ साहब वफाक संभालेंगे। कासिम मुतमईन हैं और कॉन्फिडेंट है कि हुकूमत उन्हीं की आएगी। क्या लगता है आपको कि एक बार फिर नून लीग जो है इत्तेहादियों को साथ लेकर मैदान फतह कर पाएगी? वैसे मैं भी उनका यही बयान लेके बैठा हुआ था और आपने बिल्कुल वही सवाल मेरे से कर लिया। आप ये देखें कि राना सनाउल्लाह साहब का ज़रा बयान देखें। आप क्या कहा है, मैंने समझ आई। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का आप बयान देखें, वो कहते हैं कि हर कीमत पर जो पंजाब है वो शहबाज शरीफ और वफाक जो है वो मियाँ नवाज शरीफ संभालेंगे। तो फिर बाकी पार्टियां कहाँ जाएंगी? वो तो मखलूत हुकूमत के चक्कर में ही नहीं है। मेरा ख्याल है वो किसी का हिस्सा डालना ही नहीं चाहते, शायद वजारतों में भी वो हिस्सा नहीं डालना चाहते। उनके ख्याल में ये है कि मरकज़ में मियाँ नवाज शरीफ साहब कायम हो जाएंगे और इधर आराम से मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने। अल्लाह करे कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। अगर ये मुल्क व कौम के लिए बेहतर है तो हम सब दुआ करेंगे। आप 2/3 मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं भाई, हुकूमत बनाने वाले जो हैं असल लोग इन्वर्टेड कॉमर्स में, उनके लिए मेरा तो ख्याल है उनको यही काम करना चाहिए कि यार ये इस तरह की हुकूमत लूली लंगड़ी ना बनाएं, मेजॉरिटी दे दें। उनको कहें यार आप काम करें, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। ब्लैकमेल क्यों होते हैं दूसरों से? इस ब्लैकमेलिंग नहीं तो पाकिस्तान की सियासत और हमारे निज़ाम को तबाह कर दिया। हर आने वाला कहता है मुझे फ्री हैंड नहीं मिला, मैं काम नहीं कर सका, मेरे ऊपर फलां का प्रेशर था, मेरे ये साथी मेरा साथ छोड़ रहे थे। फिर इस तरह तो कोई भी, तो फिर मुझे बताइए जमहूरियत कामयाब कैसे हो गई? ये हम 75 साल से दरमियान में वो आमराना दौर निकाल कर हम यही देखते आ रहे हैं कि हर हुकूमत ने, हर सियासी हुकूमत ने हुकूमत के खात्मे के बाद ये कहा मुझे फ्री हैंड नहीं मिला, मैं परफॉर्म हम नहीं कर सके, रिजल्ट नहीं दे सके। तो फिर भाई आप बार बार इलेक्शन करवाते हैं, आप आते भी हैं, आप हुकूमत भी हासिल करना चाहते हैं। नून लीग, असल हर पार्टी का मकसद है हुकूमत हासिल करना। हमने पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ा कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स
ये है कि टू गेट द गवर्नमेंट बाई हुक और क्रोक, ये नहीं उल्टे सीधे रास्ते से। असल बात है हुकूमत लेना, अपोजिशन तो सियासत है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर सियासत इस चीज़ का नाम है कि बस हुकूमत हासिल कर ली जाए, एक दफ़ा घोड़े के ऊपर आप बैठ जाएं, बस आप फिर उसको दौड़ा लेंगे, चाहे वो थोड़े ही अरसे बाद आपको उठाकर नीचे फेंक दे। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। राना सनाउल्लाह साहब के बयान ने तो मुझे भी हैरान कर दिया। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आवाम की मदद से ये सारा कुछ करेंगे और हमें इतना पब्लिक मैंडेट मिल जाएगा। उन्होंने कहा हर सूरत पे आप ज़रा उनके लफ्ज़ पे गौर करें, यानी ये सारी चीज़ें पहले डिसाइडेड है और उन्होंने ही हुकूमत करनी है। तो फिर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने घरों को जल्दी फिर छोड़ दें यार, फिर इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा। फिर लोग कहेंगे ना वही बात कि साड़ी गल हो गई है, तो फिर वो क्यों ना दुनिया ये कहेगी। ये शक्को शुबहात तो फिर खुद पैदा कर रहे हैं। और भाई अगर मुस्लिम लीग नून की किस्मत में हुकूमत है या उनका सेटअप बन गया है तो उनको फिर फ्री हैंड दें, फिर उनसे परफॉर्मेंस लें, उन्हें कहें हमने आपको फ्री हैंड दिया है। आप पाकिस्तान के सारे इकोनॉमी के हालात, यहाँ की सिक्योरिटी के हालात, सारे मामलात फिर आप खुद तय करें। और उन्होंने एंड पे यही कहना है कि मखलूत हुकूमत थी, हमें उसका प्रेशर था, हम क्या करते। यहाँ तो वजारतें ही प्रेशर पे दी जाती हैं, इवन पार्टी के अंदर भी। मैं आपको बताऊं, अगर मुस्लिम लीग नून अपने अंदर जो वजारतें बांटती है तो वो देखते हैं इसके साथ एमएनए कितने हैं, इसके साथ एमपीए कितने, क्वालिफिकेशन नाम की तो चीज ही कोई नहीं होती। भाई उनको तो प्रेशर होता है, इसके साथ इतने एमपी इतने एमएनए, चलें जी इसको ये वजारत दे दे, इसको। जब वजारतें इस तरह बटेंगी तो आप हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसे लेंगे। बिल्कुल ठीक है रज़ी साहब, इलेक्टेबल्स जो हैं वो मुसलसल नून लीग में शामिल हो रहे हैं, सिलसिला जारी है। एक जानिब सिंध का मुआफ़ता करने के लिए नून लीग सरगर्म है, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी नून लीग को पंजाब में टफ टाइम देने को तैयार है। क्या देख रहे हैं? देखिए हुकूमत जैसी भी हो उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे देखिए ना, हमारी हुकूमत ने कितनी बढ़कें लगाई और कितना कहा कि जनाब डेडलाइन आ गई है, ये कर दें वो कर दें, अफगान चले जाएं। आज की खबर ताज़ा तरीन ये है कि हुकूमत ने वो तमाम जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगाने का ऐलान किया था अफ़गानियों पे, उससे पाकिस्तान हुकूमत दौड़ लगा गई है और जिसके नतीजे में आज अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का तोरखम बॉर्डर खुल भी गया। यानी एक तरफ आप हुकूमत की ज़ाहिर कमज़ोरी का आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ वो नारे लगा रही थी, हुकूमत हमें फ़ोन करके बताती थी कि जनाब इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन आज की ताज़ा तरीन ख़बर ये है। तो इसलिए हुकूमत को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पहली बात तो ये है। देखिए गुज़िश्ता इंतखाबात में जब हमने तजर्बा किया, हमारी मुक़तदरा ने एक पार्टी को हुकूमत दी जिसके पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी और उस पार्टी के एक दो इत्तेहादी इधर उधर हुए तो उनकी सादा अक्सरियत ख़त्म हो गई, तो वो हुकूमत प्रॉपरली काम नहीं कर पाई। ठीक है, तो लिहाजा इस दफ़ा एक पार्टी को ये पूरी आज़ादी दी जा रही है कि वो जिस तरह भी करे सादा अक्सरियत तो कम अज़ कम लेके इक़्तिदार में आए, ताकि डे टू डे अफेयर जो होते हैं उसके अंदर किसी कर्नल लियाकत को ना कहना पड़े कि यार ये हमारी रूटीन की जो लेजिस्लेशन है इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर आपने हमें वोट दिलवाने, ये ना करना पड़े। डे टू डे अफेयर के अंदर वो इंडिपेंडेंट हो। ताहम 2/3 अक्सरियत जब वो लेके कानून के अंदर, आइन के अंदर तरमीम करने के बारे में कुछ सोचे तो फिर उसको दांतों में पसीना आए। तो मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट करने जा रहे हैं हम इस दफ़ा। आज़ादी दी हुई है हमने कि कोई एक पार्टी जो है वो अक्सरियत ले ले, और जिस तरह के हमने 97 वाले इलेक्शन के अंदर आज़ादी दी थी और वो 2/3 ले गई थी। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो शायद 2/3 तो ना लेने दी जाए, और 16 माह की गवर्नमेंट का बर्डन भी है, बैकलैश बैगेज भी है, वो भी कैरी करना है। तो उसकी मौजूदगी के अंदर ख़ास तौर पे आजकल जो बिल आ रहे हैं वो वाली 90 के इलेक्शन में शायद आई थी, उसके बाद तो नहीं। क्या चीज? 2/3 नहीं, 97 वाले इलेक्शन 97 में आई थी। आजकल देखिए, आज जो इस दफ़ा जो बिल आया है बिजली का, वो बिल है जो 2017-18 के अंदर मैंने शदीद गर्मी के मौसम में अदा किया था। तो सर्दियों में अगर वो बिल आ रहा है तो इससे आप अंदाज़ा फरमाइए कि कितना को वेलकम होगा पीडीएम की मेंबर जमातों को जब वो वोटर के पास जाएंगी।
इसीलिए इलेक्शन डिले किए गए थे ना कि नवंबर दिसंबर के अंदर ज़रा बिल कम हो जाएंगे लोगों के, तो इसमें भी काम नहीं हो रहे और वही अमाउंट जो है वो आ रही है। तो बहरहाल ये मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा तजर्बे के अंदर थोड़ी सी तब्दीली है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो माजी का कोई भी दौर हो उसे उठा लें, वो पर फिट ही बैठेगा। हालात कोई भी रुख इख्तियार कर लें और हुक्मरानी किसी के भी हत्थे लग जाए, माजी की सभी खराबियाँ कई इजाफों के साथ हाल और मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद कर देती हैं। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे गज़ा पर इसराइली जारियत का 47वां दिन है और इसराइल हमास का 4 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं गज़ा पर इसराइली जारियत का 47वां दिन है। इसराइल हमास का 4 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ है और यरगमालियों की रिहाई पर यह माहिदा तय पाया, जिसकी वजह से लड़ाई में वक्फा हुआ है। 50 इसराइली यरगमालियों के बदले 150 फ़लस्तीनी कैदी भी रिहा किए जा रहे हैं। सवाल ये है नसीर वागा साहब कि इसराइल को अब मुस्तकिल जंगबंदी पर कौन कायल करेगा? वाह, उनको किसने मुस्तकिल का पता, मुस्तकिल जंग बंदी। मुझसे बात इसलिए नहीं हो रही कि मुझे ये दुख हुआ है एक वीडियो देखकर, जो मगरबी मीडिया है वो पता है क्या कह रहा है, मेरे मुंह में खाक। वो कह रहे हैं कि अभी तो आप बैतुल मुकद्दस की बातें कर रहे हैं ना, काबा के बारे सोचें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे मुंह में खाक। उन्होंने कहा है कि वो सऊदी अरब जिन्होंने इसको बचाना था, वहाँ पे सऊदी रेव पार्टी 4 दिन वहाँ म्यूज़िक फेस्टिवल, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक फेस्टिवल, जिसमें दुनिया के अहम तरीन जो सिंगर थे गैर मुल्की, उन्होंने हिस्सा लिया। अरबों रुपए की वहाँ खर्च किया गया और उसका होस्ट कौन था? मोहम्मद बिन सलमान। एक तरफ फ़लस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं, बूढ़े, औरतें, क्या तूफ़ान और जुल्म और खून की नदियाँ बह रही हैं, और हम पूछ रहे हैं कि किसने रोकना है। और अगली खबर, वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सऊदी अरब में होने जा रहा है। तो फिर हमें सवाल किससे पूछना होगा कि किसने ये रोकना है जुल्म और किसने उनकी मदद करनी है। हमारा तो सबसे बड़ा किबला व काबा तो वही है ना, वहीं से ही सारा कुछ फूटना है, वहीं से ही सारा कुछ चलना है। जब मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो मगरबी मीडिया जो कुछ सारा कुछ दिखा रहा है, जब मैं वो देख रहा हूं तो मेरी तो रूह कांप रही है कि वो लोग तो हमारे उस मुकद्दस तरीन और अहम तरीन जगह पे नजर अब रख के बैठे हुए हैं कि अब हम मुसलमानों को बताएंगे। उनका कहने का मतलब यह है कि आपका अगला निशाना अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि वो खाना काबा के जो मतवली हैं, जो वहाँ के सबसे बड़े फरमा रवा हैं, वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक पार्टियाँ कर रहे हैं और वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं। तो जाहिर है बैतुल मुकद्दस में तो ये होगा। हमारे लिए ये मर मिटने का मुकाम है। मुसलमानों के अंदर गैरत की इस हद तक कमी हो गई है कि हम लोग उन बेचारों बेबस जो बच्चे हैं जो शहीद हो रहे हैं, उनके लिए हमने कुछ नहीं किया। आप देखिए हर मुसलमान मुल्क उनकी मदद करने से डर रहा है। क्यों? कि उनकी अपनी स्टेट जो है वो कहीं हिल ना जाए, उनकी अपनी हुकूमत जो है उसको खतरा लाहक है। वो इतने खौफजदा हैं अमेरिका से, बड़ी बड़ी कुव्वतों से। मजाल है कोई उनको एक लम्हे के लिए भी मदद देने को तैयार हो, हाँ सालस बनने को। जी हम लड़ाई और जंग बंदी तो बंद करवा सकते हैं, लेकिन मैंने पिछले भी प्रोग्राम में कहा था अब जो जंग बंदी होगी तो मुझे बताएं कि जो फ़लस्तीन में इतने बच्चे शहीद हो चुके हैं, जो माएँ जिनकी गोदें उजड़ गई हैं, जो बेचारे लोग तबाह बर्बाद होंगे, आपने सारी फुटेज सारी दुनिया तो देख रही है। वो रिवाइवल कैसे होगा? वो वापस सारी चीज़ें कैसे होंगी? ये कौन सा तरीका है कि आप कहते हैं कि जी हमने आपको बर्बाद कर लिया, अब हम जंग बंदी कर लेंगे? नहीं, मुसलमानों को उठकर इस चीज का बदला लेना होगा, अपनी गैरत को जगाना होगा और इसराइल को बताना होगा। और गैर मुस्लिम कुव्वतें जो उनकी मदद कर रही हैं ना, उनको पता है कि मुसलमानों में कोई इत्तेहाद नहीं, इन्होंने कभी कुछ नहीं करना। नहीं, गैर मुस्लिम कुव्वतें जो हैं वो ये समझ के बैठी हुई हैं कि मुस्लिम कुव्वतों के दरमियान तो कोई इत्तेहाद ही नहीं है, उन्होंने करना ही कुछ नहीं है। वो चुप करके बैठे हुए हैं। फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ म्यूजिक, सारी दुनिया ने वो देखी है फुटेज।
इतना बड़ा वहां फेस्टिवल, अरबों खरबों डॉलर उन्होंने वहां तो खर्च कर लिए, लेकिन इसराइल में उन्होंने पानी तक नहीं पहुंचाया। क्यों? उनको अपनी हुकूमत, तो दूर की बात है वागा साहब, वहां पर पानी तक पहुंचाना तो दूर की बात है, खौफ है, बायकॉट ही नहीं कर सके मालिक। बिल्कुल बिल्कुल अपने मफादात की खातिर। जी सलमान आबिद साहब, मुस्तकिल जंगबंदी की जानिब भी कोई कायल कर पाएगा इसराइल को, क्या ख्याल है? देखिए, बात यह है कि हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस इशू पे गुफ्तगू करते हैं और बहुत से लोग भी गुफ्तगू करते हैं, दुनिया के मीडिया में भी कहीं ना कहीं गुफ्तगू जो है वो आती है, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो आलमी हुक्मरानों के ऊपर, ताकतवर हुक्मरानों के ऊपर, अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर, OIC के ऊपर, अरब लीग के ऊपर, मुस्लिम हुक्मरानों के ऊपर तो नज़र नहीं आता। और जैसे उन्होंने कहा कि एक रूटीन की लाइफ चल रही है मज़म्मती करारदादों के साथ, मज़म्मती बयानात के साथ। और एक तो ये कि हमारा तो देखिए ना उर्दू मीडियम है, उर्दू मीडियम की गुफ्तगू कहाँ तक जा सकती है, और सोशल मीडिया के ऊपर भी एक सफ़े मातम है, बेबसी है, बेचारगी है, उदासी है, गम है, परेशानी है कि किस तरीके से इंसानियत को कत्ल किया जा रहा है, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को। लेकिन सबके पास ऑप्शन क्या है? देखिए, जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो ऑप्शन दो ही होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि जनाब जितने भी कॉन्फ्लिक्ट को और जंगों को ख़त्म करने वाले इदारे हैं ना दुनिया में, अक़वाम मुत्तहिदा समेत, वो प्रोएक्टिव हो जाते हैं और वो गैर मामूली हालात में गैर मामूली फ़ैसलों के ज़रिए जंग बंदी को, सीज़ फायर को इंश्योर करते हैं। और दूसरा ये होता है कि जनाब पूरी आलमी दुनिया और मुस्लिम ममालिक के अंदर मौजूद रायामा अवाम वो खड़े हो जाते हैं और एक बहुत बड़ी प्रेशर को बिल्ड करते हैं उन बड़ी ताकतों के ऊपर कि वो अपने फ़ैसलों में रिविजिटिंग करें और अब वो फैसले करें जो आवाम या दुनिया जो है वो देखना चाहती है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में दुनिया के बेशतर ममालिकों में, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में मुजाहरे तो हो रहे हैं, कहीं बड़े भी हुए हैं, कहीं छोटे भी हुए हैं, लेकिन इसका वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं आ रहा उन बड़ी ताकतों के ऊपर कि हम उनको लगाम दे सकें, उनको रोक सकें। ये एक अलमिया है, हम इस अलमिया और इस साने से गुजर रहे हैं। अपना बागा साहब ने कहा कि हमें जंग करनी पड़ेगी, पता नहीं कौन सी जंग करनी पड़ेगी, कब हमने जंग की है, कब हमने अपने आप को इस तरह से चीज़ों के साथ देखा है। ख्वाहिशात तो मेरी भी बहुत हैं, बहुत से लोगों की ख्वाहिशात हैं, लेकिन ख्वाहिशात से तो दुनिया नहीं फतह होती ना। क्या अमली तौर पे आप कुछ करके दिखाएं और एक बड़ी ताकतों के सामने जो है एक बड़ा प्रेशर पैदा करें, तब तो बात चल सकती है, वगरना तो सिर्फ सारी ज़बानी बातें हैं जो हो रही हैं। सलमान साहब, उनको अगर हमारा प्रेशर होता तो वो इतनी जुर्रत ही ना करते, बैतुल मुकद्दस पर इसराइल कभी हमला ही ना करता। उनको पहले ही इस बात का अंदाजा था कि ये सारे अपनी बिलों में घुसे हुए हैं और हम वहां हमला करेंगे और कोई बंदा आगे रेजिस्ट नहीं करेगा, वरना उनकी जुर्रत ही ना होती। बिल्कुल रजी साहब, बात है जो सिर्फ की जा रही है, बात ही तो है सिर्फ की जा रही है। रजब तैयब उर्दवान कहते हैं कि मुस्लिम दुनिया इत्तेहाद इसराइल को बैनुल-अक़वामी कानून पर अमल दरामद के लिए मजबूर करे। दूसरी जानिब सऊदी अरब कहता है कि 1967 की जो हदबंदी के तहत खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है वो ज़रूरी है। मोहम्मद बिन सलमान यही कह रहे हैं कि तमाम ममालिक इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दें। तो बात सिर्फ यहाँ तक ही महदूद है और अभी सिर्फ 4 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ है। आपको लगता है कि आगे कायल कर पाएंगे इसराइल को मुस्तकिल जंगबंदी के लिए? देखिए, इस स्टूडियो से, इस प्रोग्राम के बाद अगर हम बाहर निकलना चाहें तो रास्ता एक ही है, और अगर हम उस रास्ते की बजाय बाकी जो चारों तरफ दीवारें हैं उनके साथ जितना मर्जी सर फोड़ते रहें, हम इस स्टूडियो से बाहर नहीं जा पाएंगे। बायन ही ये मुस्लिम उम्मा मदद करेंगे, ये सब क्लीशे बन चुके हैं अब, और मुझे सुनते सुनते ये मेरा ख्याल है कम से कम 50 साल हो गए ये तमाम बातें। इसका मतलब है कि इनके अंदर कोई नहीं है। हमने देखा कि यूगोस्लाविया टूटा और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के अंदर जब मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हुआ तो हम साये में ही था ना। तुर्की ने कोई मदद नहीं की, अमेरिकन ने मदद की, और बोस्निया की मदद करने वाले इसराइली थे। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि उस वक्त बोस्नियन ने वो राब्ता कायम किया, वो तरीका अख्तियार किया जो इस वक्त दुनिया में मोतबर था या मुअस्सर था। हमें भी ये मुस्लिम इत्तेहाद से, और वैसे भी फ़लस्तीन जो है वो मुस्लिम इलाका नहीं है। आज भी फ़लस्तीन के लिए जो लड़ रहे हैं उनके अंदर हमारे मसीही भाइयों की भी तादाद शामिल है, जो हैं वो अपना यहूदी भी शामिल है उसके अंदर, जो अपनी हुकूमत के साथ जो है वो इख्तलाफ रखते हैं, शदीद इख्तलाफ रखते हैं। आप तल अवीव में होने वाले मज़ारों की ज़रा फुटेज मुलाहिजा करें जो नेतन्याहू का जनाजा पढ़ रहे हैं, ठीक है।
इसलिए फ़लस्तीन के इशू को मुस्लिम फ्रेम में से निकाल के सोचिए, वो इंसानियत का मसला है, वहाँ पर तमाम अक़वाम और तमाम मज़ाहब के मानने वाले उसके अंदर मुलव्वस हैं। मैं 24 घंटे की अगर अचीवमेंट को काउंट करूँ जंगबंदी के अलावा, साउथ अफ्रीका जिसने अपार्थाइड का एक पूरा निज़ाम तकरीबन कुछ 60-70 साल भुगता है, उसने की पार्लियामेंट करारदाद मंजूर करती है कि इसराइल का सफारत खाना मुस्तकिलन बंद कर दिया जाए जोहान्सबर्ग के अंदर। सही, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक, 6 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा चीन पहुंचते हैं तो इसराइल जंगबंदी पे आमादा हो जाता है। इसका मतलब है इसराइल किसी का प्रेशर लेता है। अच्छा, हमें सिर्फ तरीकाकार आना चाहिए उससे अपनी बात मनवाने का। हमें तरीकाकार आना चाहिए ताकि हम इसराइल को कम से कम मुस्तकिल जंगबंदी पर कर सकें। ये महज 4 रोज़ा जंगबंदी है, ये जंग का इख्तिताम नहीं है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।